हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज फिर अपनी इस वन लाइनर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जो कि हम जीके के अंदर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम जो एंशिएंट हमारी हिस्ट्री है उसको हम पढ़ रहे थे। 2500 से पूर्व से हमने स्टार्ट किया था और हम 600। चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारी सबसे पहला हमारा हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? जो हर्षचरित्र थी वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो बड़ी फेमस है। इसके बाद में हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? हिनशांग। ठीक है ना। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आया था और उसने भारत के बारे में कुछ दृष्टांत लिखे। ठीक है ना। तो उसका क्या नाम था? हिनशांग था। इसके बाद में किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कनिष्क को कहा जाता है जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है ना। जिसने कि हम कह सकते हैं एक ईस्वी के अंदर यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसका आयोजन कराया। इसके बाद में वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विद्या शक्ति ने की थी। ठीक है ना। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाकाटक जो राजवंश था वो विंध्या शक्ति ने इस स्थापना की थी। इसके बाद में 630 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध लड़ा गया और जो कि नर्मदा नदी के तट के किनारे लड़ा गया और उसमें हर्षवर्धन की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलिए, हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री हिनशांग का प्रवास क्या था? यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या था? तो 606 से और 612 BC तक ये यहाँ पे निवास करता है और अध्ययन करता है। इसके बाद में हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो यानी कि हम कह सकते हैं बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरित्र लिखी गई वहीं अन्य जो पुस्तक थी वो कादम्बरी थी। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट कवि हुए थे उन्होंने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम कादम्बरी और दूसरे का नाम क्या था? हर्षचरित्र। ठीक है ना। वहीं प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? राजश्री। ठीक है ना। विवाह किससे हुआ था? तो वो मौखिर वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था। इसके बाद में प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ था? वो राज्यवर्धन। ठीक है ना। राज्यवर्धन। इसके बाद हम कह सकते हैं प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की थी? वो गौड़ नरेश शशांक के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। वहीं हर्षवर्धन का क्या काल है राजगद्दी पर बैठने का? तो 600 हम कह सकते हैं 606 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। वहीं हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हमने देख लिया। इसके बाद में हर्ष कितने वर्षों तक गद्दी पर बैठा? 41 वर्षों तक वो गद्दी पर बैठा रहा। इसके बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। जो हर्षवर्धन था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज के अंदर बनाई थी। इसके बाद में कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? वो थानेश्वर एक जगह है वहीं का निवासी था आपका बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं किस शासन के शासनकाल में दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? यानी कि उसकी अच्छी ख्याति प्राप्त हुई नालंदा की, तो वो हर्षवर्धन के टाइम में हुई। इसके बाद में प्रतापशील हूण हिरण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना। आपका ये जो एक फेमस उस समय का जो राजा हुआ था, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन, उसको महाराजा धीराज केसरी हूण हिरण भी कहा जाता था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। जिसको ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। तो इसको हराने वाला कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है ना। वहीं हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? हम ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है ना। वहीं सकोत्रम पार्थनाथ किसे कहा गया था? तो वो विनयादित्य को कहा गया था। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। आज भी भारत में हिंसा की याद करने का मुख्य कारण क्या है? उनके द्वारा रची गई एक पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, CU की। ठीक है ना। ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देख लेते हैं हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का था? यानी कि किस वंश का था? वो आपका वातापी और उसका बदामी के, ठीक है ना, शासक था वो वातापी। इसके बाद में किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो वो हिनसांग को कहा जाता है, सीयूंग, जिसने पुस्तक लिखी थी। वहीं कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो हर्षवर्धन को जाता है, जो कि 12 साल में लगता है। ठीक है ना, कुंभ का मेला। वहीं किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? ये कहा था हिनसांग ने। ठीक है ना। जो चीनी यात्री था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। इसके बाद में सारनाथ के धमरेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वो गुप्त काल में कराया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं घाटी यंत्र ताल यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? खेती की सिंचाई करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। वहीं
हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी, 1/6 से 1/10 तक ये सीमा थी। इसके बाद में गुप्त संवत की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है ना। तो ये 320 ईस्वी में की थी। वहीं गुप्त वंश का जो संस्थापक हम मानते हैं, किन्हें मानते हैं, वो श्रीगुप्त को मानते हैं, ठीक है ना। जिस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जा सकता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग हम गुप्त वंश को कहते हैं। वहीं गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था, तो 3री सदी के अंत में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम जिस गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाते हैं, तो वो 319 से 320 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है, यानी कि गुप्त संवत की जो स्थापना हुई थी वो 319 से 320 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता था, तो देवराज को जाना जाता था। विक्रमादित्य की उपाधि जिसको धारण थी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हम देवराज के नाम से भी जानते हैं। वहीं कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बाद में। इसके बाद में वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो ये भी पहले बताया गया क्वेश्चन है, कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठता है, स्कंदगुप्त बैठता है। 445 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसे हम देवराज या विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके बाद में इसका पुत्र कुमारगुप्त आता है और कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त आता है। इसके बाद में देख लेते हैं, स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते समय किसका आक्रमण हुआ था, हुणों का आक्रमण बार बार इन पर हो रहा था। वहीं जूनागढ़ अभिलेख में हुणों का को क्या गया, मलेच्छ कहा गया, जो कि हिंदी में लिखा गया एक अभिलेख था। वहीं एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वो भानुगुप्त से है, जिस भानुगुप्त द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। वहीं स्कंदगुप्त का विकास स्तंभ लेख में सुक्रमांब कहा जाता है, काहम स्तंभ लेख को कहा जाता है। वहीं हम कह सकते हैं सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसे धारण थी, तो समुद्रगुप्त को प्राप्त थी, ठीक है ना। वहीं गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है ना, जिसका कि निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो इस गिरनार पर्वत पर जो एक सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने, आपका चक्रपलित ने किया था। वहीं हम कह सकते हैं हुणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तोरामान को माना जाता है, हुणों का जो प्रमुख शासक था। वहीं गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णु शर्मा। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है तो विष्णु शर्मा को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तोरमान यानी कि जो कि एक हुण था का पुत्र कौन था, वो आपका मिहिरी कुल था। वहीं मिहिरी कुल का यो यशोवर्धन ने कब पराजित किया था, तो वो आपका 532 ईस्वी में। आपका जो हुणों का राजा था किसका नाम क्या था, मिहिरी कुल, उसको आपका किसने, यशोवर्धन ने पराजित किया था। चलिए वहीं देख लेते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह, ठीक है ना, सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे, तो वो ही आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में से जुड़े हुए थे। अमरकोश जिसने एक आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अमरकोश, जिसने अमर सिंह ने लिखा था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से जुड़े हुए हैं। वहीं कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, मेघदूतम है। अभिज्ञान शकुंतलम भी इन्हीं की है। इसके बाद में मालिका निगमत्रम के रचनाकार कौन है, ये भी कालिदास ही है। इनके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी, शकों का हराकर, यानी कि उनका समूल नष्ट करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वहीं गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। वहीं सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में चले थे, सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में चले थे। वहीं खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था वराहमिहार, ठीक है ना, वरमिहारी का, ठीक है ना। इसके बाद गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था, आपका वांगभट्ट। इसके बाद में कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य
के चरमोत्कर्ष को माना जाता है तो वो गुप्त काल को माना जाता है। स्वर्ण युग भी माना जाता है और स्थापत्य का भी स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, ठीक है। वहीं बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी तो वो गुप्त काल से ही हुई थी। वहीं सती प्रथा का जो सबसे पहले साक्ष्य मिलता है वो ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है ना। वहीं गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो एक मुख्य केंद्र था तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है तो वो गुप्त युग को ही जाता है, जहाँ पर डेसिमल वगैरह स्टार्ट हुए थे गणित में। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था तो वो आपका रामागुप्त, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में धन्वंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन था? धन्वंतरी एक चिकित्सक था। वहीं बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के रूप में किसे जाना जाता है तो बीजगणित का संबंध किससे? आर्यभट्ट से है। जीरो का संबंध भी किससे है? आर्यभट्ट से है। और ये सब के सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के ही है, ठीक है ना। इसके बाद में गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि गणतंत्रात्मक न होकर राजा उस राज किया करते थे, ठीक है ना। इसके बाद में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ से हुआ तो वो गुप्त काल से, यानी कि सबसे पहले जो मंदिर बनाने की जो कला थी, मंदिर बनाने की जो परंपरा थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो गुप्त काल से हुई थी, ठीक है ना। वहीं अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होता था? 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं थी अजंता की, वे गुप्त काल में हुई थी। मध्य गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु था, ठीक है ना। विष्णु को ये सर्वाधिक पूजा करते थे। वहीं अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण, ये तो बताया था, 16, 17 और 19 में आपका है। इसके बाद में गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय विष्णु है। सारनाथ के धमलेख स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तो वो गुप्त काल के वंशजों ने करवाया गया था। वहीं गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के समय में, यानी कि जब गुप्त आपका शासन चला हुआ था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त, इसके बाद में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर का जो उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर एग्जाम्पल है। इसके बाद में समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? आक्रमणकारी एवं सामान्यवादी। वहीं कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम नाटक के नायक था अग्निमित्र, ठीक है ना। वहीं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशैन, ठीक है ना। चलिए, वहीं सर्वप्रथम किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वहीं गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? स्वर्ण सिक्का को दीवार कहा गया। वहीं महरौली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? वो तो वो चतुर्थ सदी में हुआ था, यानी कि 4वीं शताब्दी में जो महरौली, हम कह सकते हैं कुतुब मीनार के परिसर में एक लोह स्तंभ है, उसका हम कह सकते हैं 4th शताब्दी से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख महरौली लोह स्तंभ से प्राप्त होता है। वहीं गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। वहीं अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग, यानी कि जितना भी उपज होता था उसका 6ठा भाग गुप्त काल में जमा कराया जाता था। सेन वंश के संस्थापक किसने और कहाँ की थी तो सामंत सेन ने रायगढ़ में। वहीं सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन था। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था तो चंद्रगुप्त, हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। वहीं मोहम्मद गोरी ने किसे चंदावर के युद्ध में रहा था तो वो जयचंद को रहा था 1194 ईस्वी में। और इससे पहले उसने तराइन की लड़ाई लड़ी थी, दो तराई, जिसमें कि पहली तराइन की लड़ी जो कि 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। वहीं जो दूसरी तराइन की लड़ाई लड़ी गई वो 1192 में लड़ी गई, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वहीं इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ में मोहम्मद गोरी लड़ता है और जयचंद को हरा देता है। वहीं गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? वो कन्नौज थी। वहीं चंद्रदेव ने मुस्लिम से कौन सा कर वसूल किया था तो वो तुर्क दंड किया था। वहीं गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? वो गोविंद चंद्र था। चलिए, गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर था। वहीं लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना करी थी तो कृत्यकल्पतम ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। वहीं चंदावर का युद्ध
मैंने बता दिया। इसके बाद में किसके बीच हुआ, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। वहीं श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ लिखा था, तो वो नैसन चरित्र लिखा था। वहीं जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था, वो मोहम्मद गोरी। इसके बाद में हो गया था चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, तो वो वासुदेव द्वारा की गई थी। चलिए, चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी, तो 6ठी शताब्दी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। वहीं वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो अहिंद क्षेत्र में की थी। चलिए, इसके बाद में चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ था, वाक्याधिराज प्रथम हुआ था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में परमार शासक मुंज ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था, तो वो 6 बार पराजित किया था। वहीं सिंधुराज कब गद्दी पर बैठा था, 995 ईस्वी में सिंधुराज गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद सिंधुराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कुमार नारायण और सहंसक की उपाधि धारण की थी आपका सिंधुराज द्वारा। वहीं मुंज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। चलिए, देख लेते हैं। मुराज प्रथम किस धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को मानने वाला था। चलिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम। ठीक है ना। चलिए, तो भीम प्रथम ने आबू पर्वत पर किससे छीना था, तो वो आपका परमारों से छीना था। वहीं हम कह सकते हैं अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी, तो वो कर्ण ने की थी। चलिए, जयसिंह कब गद्दी पर बैठा था, तो 1094 ईस्वी में वो गद्दी पर जयचंद बैठा था। वहीं जयसिंह कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सिद्धराज की धारण उपाधि की थी। वहीं प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी किसके दरबार में रहते थे, वो जयचंद के दरबार में रहा करते थे। चलिए, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, महाराणा प्रताप। ये सिसोदिया वंश से था। 1576 ईस्वी में जिसने हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ में लड़ा था। ठीक है ना। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झल्ला सरदार था। वहीं इसके बाद में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसको चेतक कहा जाता था। वहीं महिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा था, तो पाल नरेश, धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। वहीं अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो मिहिर भोज के काल में भारत आया था। वहीं मीर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो मीर भोज ने आदिवागाह की उपाधि धारण की थी। वहीं प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया था, वो महेंद्रपाल द्वारा किया गया था। चलिए, महेंद्रपाल के गुरु कौन थे, राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। ठीक है। इसके बाद में सिसोदिया वंश का राजस्थान कहा जाता है, चित्तौड़ को कहा जाता है। वहीं विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा था, तो राणा कुंभा ने करा था विजय स्तंभ का निर्माण। चलिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए, राजा राणा कुंभा सबसे ज़्यादा शौकीन था, वो संगीत का शौकीन था। वहीं खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में था 1518 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी जिसको कि बाबर आगे चलकर हराने वाला है। इसके बाद में सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो महाराणा प्रताप। ठीक है ना। और ये आपका हो गया था। इसके बाद में काव्य मीमांसा एवं कपूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये है आपकी राजशेखर की। कौन सी, आपकी काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी। ठीक है ना। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी कि ये आपके 3 राजा आपस में लड़ते रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके लिए चला, तो कन्नौज के लिए चला था। तो कन्नौज के लिए इस पाल, इसके बाद प्रतिहार और इसके बाद राष्ट्रकूट, ये तीनों राजवंश आपस में कन्नौज के लिए अधिकार जमाने के लिए उस पर लड़ते रहे। वहीं अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था, वो प्रतिहार था। वहीं त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, वो वत्सराज ने की थी। ठीक है ना, जो कि कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस सदी में हुआ था, वो 8वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था, तो वो प्रतिहार वंश ने किया था, आरंभ भी और अंत भी। वहीं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। वत्सराज की गद्दी पर बैठने का समय है 1785 ईस्वी में वो गद्दी पर 785 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठता है। वहीं पाल नरेश धर्मपाल को किसने पराजित किया था, वो वत्सराज ने पराजित किया था, पाल नरेश। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद वत्सराज आपको हो गया। नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था, वो वत्सराज का पुत्र था। चलिए, इसके बाद मुंगेर के समीप धर्मपाल को किसने पराजित किया था, वो नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया था, जो कि पाल वंश से संबंधित था। वहीं प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ, मीर भोज हुआ था। ठीक है ना, किसका, आपका प्रतिहार वंश का। वहीं महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बना था,
गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना, महेंद्रपाल के बाद में। बगदाद निवासी अल मसूद किसके समय में भारत आया था, तो वो महिपाल के समय में आया था। तो ये आपका एक यात्री था बगदाद का अल मसूदी, ठीक है ना। वहीं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी, 1785 ईस्वी में दंतीदुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट की स्थापना करी। 1752 ईस्वी में राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग दुर्ग द्वारा की गई थी। चलिए, वहीं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 752 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दंतीदुर्ग के द्वारा की गई थी। वहीं दंतीदुर्ग ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी, मानीखेत यानी कि मालखंड में बनाई थी। वहीं दंतीदुर्ग ने कहा कि हिरण्यगर्भ दान देना, हिरण्यगर्भ दान किया जाता है उज्जैनी में, ठीक है ना। वहीं दंतीदुर्ग ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराज अधिराज, परमेश्वर एवं परम पटरक की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। इसके बाद में दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन बना, कृष्ण प्रथम बना। एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा का मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं देख लेते हैं, ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु किसका पराजित किया था, तो वत्सराज और धर्मपाल को पराजित किया था। वहीं पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, मदनपाल। चलिए, इसके बाद में ध्रुव को किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो धारावर्ष के नाम से भी जाना जाते हैं। वहीं अल मसूदी किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इंद्र तृतीय के काल में आया था। अल मसूदी ने तत्कालीन भारत को सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा था, इंद्र तृतीय को कहा था। वहीं किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो वो राष्ट्रकूट को माना जाता है। वहीं तंजपुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए, इसके बाद में देख लेते हैं, कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजपुर पर अधिकार कर लिया था, तो वो चोलों को हराकर उसने अधिकार कर लिया था। वहीं एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो वो राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। वहीं एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे, हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है, ठीक है ना। जो एलोरा की गुफाएं है उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। वहीं रावण का खोई, दस अवतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं, ये सब के सब एलोरा के अंदर मिलते हैं। वहीं पाल वंश का संस्थापक गोपाल होता है। वहीं पाल वंश की स्थापना कब हुई, 750 में हुई, ठीक है ना। वहीं गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वहीं गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था, धर्मपाल, ठीक है ना। कौन धर्मपाल, किसने पराजित किया था, धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था। एवं राष्ट्रकूटों ने उत्तरापथ स्वामीन धर्मपाल किससे कहा जाता था, तो वो सोडल कवि को कहा जाता था। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। वहीं धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था, देवपाल था। यानी कि हम कह सकते हैं किसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, तो अरबी यात्री सुलेमान द्वारा बताया गया था। वहीं देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। पाल वंश की खोई हुई शक्ति को किसने पुनर्जीवित किया था, तो वो महिपाल प्रथम द्वारा किया था। वहीं पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, महिपाल प्रथम को माना जाता है, जिसने कि उसकी शक्ति को दोबारा वापस दिलाया था। वहीं पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आता, तो सेन वंश सत्ता में आता। वहीं बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, गौड़ बंगाल का प्राचीनतम नाम है। चलिए, वहीं पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी पल्लवों की। इसके बाद में पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, सिंह विष्णु को माना जाता है। वहीं सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, वो अवनी सिंह या तथा सिंह विष्णु पोत्रियाणसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ था, वो महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया था, विजयाक्षर, ठीक है ना। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या अंकित किया था, तो वह विजयाक्षर को अंकित किया था। वहीं नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वाताकोंडा और महामल की उपाधि धारण की थी। वहीं नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था, सितोंड, ठीक है ना। वहीं किसके काल में महाबलीपुरम का एकाश्म रथों का निर्माण, मंदिर का निर्माण शुरू कराया था, तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम, अक्सर आता है। मतविलास पर हसन की रचना किसने करी थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा की गई थी। चलिए, इसके बाद चोल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है, अशोक के 13वें अभिलेख से चोल वंश का वर्णन मिलता है। वहीं प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। प्रावर्ती या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक कौन था,
विजया चोल 850 ईस्वी में, यानी कि ये दक्षिण भारत के राजवंश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चोल राज्य का संस्थापक विजयाल पहले किसको सामंत था, वो पल्लव का, यानी कि जो चोल राज्य की एक्चुअल में संस्थापक था तो वो कौन क्या था, विजयालय था, वो सामंत था किसके यहाँ पे, पल्लव के यहाँ पे। वहीं तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो विजयालय, जो कि चोल वंश के संस्थापक थे। चलिए, परांतक प्रथम ने किसको हराकर मुदेर कोंडा की उपाधि धारण की थी, तो पांड्य शासक राज सिंह को हराकर की थी। वहीं किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो परांतक प्रथम द्वारा कराया गया था। वहीं परांतक प्रथम को तकलोक के युद्ध में किसने हराया था, राष्ट्रकूट के शासक कृष्णदेव तृतीय ने हराया था। वहीं राजा राज प्रथम गद्दी पर कब बैठा, 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है राजा राज प्रथम। वहीं राजा राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था, अरमोली वर्मन था। वहीं राजा राज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कंडलूर, सैलकेलमरुत और शिवापदेशेखर की उपाधि धारण की थी। वहीं हम कह सकते हैं राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया था, वो तो महेंद्र प्रचम को हराया था। चलिए, किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी, चोल वंश की जो नौसेना थी वो सर्वाधिक मजबूत थी, और ये जकार्ता, जावा, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ आदि इतनी दूर दूर तक ये फैली हुई थी और यहाँ पर इनका आधिपत्य था। वहीं अपने राज्य की समस्त भूमि की माप किसने कराई थी, तो राजा राज प्रथम द्वारा कराई गई थी। वहीं तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में तंजौर का वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो वो शिव को समर्पित आपका ये है। इसके बाद में चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृत प्राय है चतुर्भुज का, ठीक है ना। वहीं श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया था, तो वो राजा राज प्रथम लेकर आया था। वहीं श्रीलंका में बौद्ध विहारों का किसने नुकसान पहुंचाया था, तो राजेंद्र प्रथम द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं गंगा घाटी के विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वो गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। चलिए, गंगईकोंड चालुपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। वहीं राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी, गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की थी, तो वो राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में था, तो राजेंद्र प्रथम चोल के काल में सबसे ज़्यादा विस्तार इसमें हुआ। वहीं राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किससे छीना था, महेंद्र पंचम से छीना था, जो कि श्रीलंका का राजा था। चलिए, येतागिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राजाधिराज प्रथम ने बनवाया था। वहीं देख लेते हैं, राजेंद्र द्वितीय ने किससे पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया था, तो सोमेश्वर को पराजित करके किया था। वहीं वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्र नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था, तो चालुक्यों द्वारा किया गया था। वहीं कुलोतुंग प्रथम ने कितने सौदागरों को दूत मंडल चीन भेजा था, तो 72 दूतों को चीन भेजा था। कलिंग के विद्रोह का किसने दबाया, कुलोतुंग ने दबाया था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं, चोल की भाषा ये भी हो गई थी हमारी, ये हो गया था हमारा। इसके बाद देख लेते हैं, किस मंदिर के भीतर दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्करण किए गए हैं, तो वो हजार रामास्वामी मंदिर पर रामायण के चित्र अंकित किए गए हैं। वहीं किसने हम कह सकते हैं नागलपुर नगर विठल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कृष्णदेव राय ने, जो कि बहुत प्रतापी एक राजा हुए थे दक्षिण के, कृष्णदेव राय। विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। वहीं हम कह सकते हैं राक्षसी तागड़ी अथवा तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कह देते हैं, ठीक है ना। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में, ठीक है ना। चलिए, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, यानी कि इस समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। चलिए, पेनकुंडा राजधानी किसने बनाई थी, तो सदाशिव ने बनाई थी। चलिए, इसके बाद में अराविउड वंश का संस्थापक कब और किसे माना जाता है, तो वो तिरुमल को माना जाता है 1570 ईस्वी में, ठीक है ना। वहीं विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था, नाव कहा जाता था। वहीं कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 6 प्रांत इनके अधीन थे विजयनगर साम्राज्य में। चलिए, वहीं विजयनगर
का सदैव संघर्ष किससे रहा? बहमनी राज्यों से रहा हमेशा। वहीं हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है ना। हम्पी का रथ भी यहीं पे संबंधित है, जो कि आपका हम कह सकते हैं 200 रुपये के नोट पर वो स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी। वहीं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? हम्पी से, कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। वहीं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है ना। राक्षसी या तंगड़ी युद्ध जिसे हम विजयनगर की बुरी पराजय हुई के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राव। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये हरिहर बुक का जिसके संस्थापक थे विजयनगर के 1336 ईस्वी में जिसकी स्थापना की थी, तो उसके जो सबसे प्रतापी राजा को हम मानते हैं वो कृष्णदेव राय को मानते हैं। चलिए, किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूत मंडल भेजा था? तो वो बुक्का प्रथम द्वारा भेजा गया था। चलिए, इसके बाद में हम कह सकते हैं अपार पल्लव किस समकालीन थे? नरेश मेहंद्र वर्मन के। सुंदर मूर्ति के भजनों का किसने संकलित किया था? तो वो तेवरम ने किया था। वहीं अंडाल कौन थे? अलावर संत थे। वहीं हम कह सकते हैं अलावर संतों में किस भाषा में उपदेश दिया था? वो तमिल भाषा में दिया था। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 1788 ईस्वी में कलादी केरल में हुआ था शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का। वहीं अद्वैत वेदांता दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वो भी शंकराचार्य, यानी कि अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था, दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो शंकराचार्य ने किया था, जो कि केरल में पैदा हुए थे, ठीक है ना, 1778 में, 88 सॉरी। किस हिंदू धर्म को एक्विनिस कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। वहीं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यह किसने कहा था? तो ये शंकराचार्य ने कहा था। वहीं किसे कुछ विचारकों के प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई? शंकराचार्य को दी गई थी। वहीं रामानुजन का जन्म 1017 में कहाँ हुआ था? श्री पेरम्बदूर में हुआ था। वहीं किसने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत एवं वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी? रामानुजन ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी। वहीं कुछ चलिए, रामानुजन ये थे कहाँ के? वैष्णव के। किसने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी थी? रामानुजन ने। वहीं रामानुजन के प्रमुख अनुयायी कौन थे? वेदांत वैशिक और पिल्लाई लोकाचार्य। इसके बाद में शिव द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? श्रीकांताचार्य। वहीं द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। वहीं सनक संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया था? निम्बोकाचार्य द्वारा इसका संपादन किया गया था, ठीक है ना। वहीं चलिए देख लेते हैं, भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने करी थी? संत ज्ञानेश्वर ने करी थी। चलिए, वहीं ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे, परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? बरकारी संप्रदाय में शामिल हो गए। वहीं संत नामदेव किस जाति के थे? रंगसाज और दर्जी जाति के थे। वहीं कौन प्रारंभ में एक दाशु और हत्यारा था? नामदेव। चलिए, नामदेव के गुरु कौन थे? विशोबा खेचर। मराठी गीता किसे कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। वहीं ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किससे प्रकाशित किया था? एकनाथ ने। आदि संस्कृत देवभाषा है, तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दास्य भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ की है। चलिए, गीत गोविंद किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। वहीं प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? चंडीदास को कहा जाता है। वहीं बंगाल व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने करी थी? विद्यापति द्वारा की गई थी। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विम्बसर मिश्रा। वहीं चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप पर हुआ था। वहीं अचैत्य भेदवाद की स्थापना किसने करी थी? चैतन्य ने करी थी। चैतन्य अपनी मत को किस माध्यम से व्यक्त करते थे? भजन और कीर्तन द्वारा चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। वहीं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो वो बाबर ने करी थी। इसके बाद में मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो वो तातार खां को पराजित किया था। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है ना। वहीं किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया? हुमायूं ने, ठीक है ना। यानी कि पहले तो बाबर के बाद में, इसके बाद में चौसा की लड़ाई में और कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित होकर उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। 1555 में दोबारा आकर वो भारत पर शासन करता है, ठीक है ना। किस मुगल शासक के उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट
कहा गया, यानी कि बाबर को कहा गया, जो कि 1526 ईस्वी में भारत में आकर पानीपत का प्रथम लड़ाई करता है। वहीं मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? वो सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना, जिसमें वो शेर शाह सूरी का जो वंशज था उसको हरा देता है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनलूप ने लिखा था, वह जीवन भर ठोकरें खाता और रहा और ठोकर खाकर ही गिरा, सीढ़ियों से गिरा? वो था हुमायूं, ठीक है ना। जीवन भर ठोकर खाता रहा मतलब कि पहले तो भाइयों के द्वारा विद्रोह, इसके बाद में फिर शेरशाह का विद्रोह, शेरशाह द्वारा उसको देश से निकाल दिया गया, और फिर अंत में सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी क्या हो गई थी? लाइब्रेरी पुस्तकालय से मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था? हुमायूं था। चलिए, इसके बाद में मुस्लिम, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह करता था, वो मुयब्बीन था। वहीं पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सैन्य कुशलता। वहीं गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की थी, जिसने बाबरनामा लिखी थी। बाबरनामा, हुमायूंनामा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, और गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। वहीं शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां। शेर खां जो कि आगे चल के शेर शाह सूरी बनेगा। वहीं शेर खां की पिता का क्या नाम था? हसन खां। चलिए, शेर खां दिल्ली पर गद्दी पर कब बैठा? 1540, यानी कि जब उसने बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को पूरी तरह हरा दिया, तब वो दिल्ली का सुल्तान भी बन बैठता है। वहीं अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर शाह की उपाधि धारण की थी। वहीं 1541 में शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया? मक्खरों के विरुद्ध। मक्खर किसको सहायता करते थे? मुगलों को सहायता करते थे। वहीं किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना करी थी? तो शेर शाह सूरी के समय में की थी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में मृत्यु के समय शेर शाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहे थे? उक्का चला रहा था। सासाराम में इसका मकबरा है, यानी कि शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये उक्का हथियार चला रहा था, उक्का एक तोप थी। वहीं शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया था? तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था। चलिए, कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? तो विक्रमादित्य सिंह से छीना था। वहीं चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 25 जून 1939 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और आगे अपनी वीडियो को लेकर आएंगे, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।